नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस का मैराथन क्लास का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे नोट्स जो आपको दिख रहे होंगे वो इंग्लिश में होंगे ताकि आपका टाइम कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चैप्टर नंबर 17 से 16 तक उस वाली वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? स्ट्रक्चर। ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो सी प्लस प्लस में उपलब्ध है। इससे एक यूजर को अलग अलग डाटा टाइप के डाटा आइटम्स को एक ही नाम के अंतर्गत जोड़ने की अनुमति देता है। इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या बोला हुआ है? एरे से अलग है, सॉरी स्ट्रक्चर्स जो है एरे से अलग है क्योंकि एरे सिर्फ सिमिलर डाटा टाइप्स के डाटा को होल्ड करते हैं। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर दूसरी और अलग अलग डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट को मेंबर कहते हैं। आगे आ जाता है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। एक स्ट्रक्चर एक संभव प्राइमरी डाटा टाइप और दूसरी स्ट्रक्चर की कलेक्शन है। इसके बाद आपको बता रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम वो नाम रखता है जो हम अपनी स्ट्रक्चर को देना चाहते हैं। ठीक है, डाटा टाइप में क्या होता है? वेरिएबल में सी प्लस प्लस में अलग अलग डाटा टाइप्स जैसे इंट, चार, फ्लोट आदि के वेरिएबल्स होते हैं। मतलब और भी बहुत सारे जो होते हैं उनके वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण से P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा को एक्सेस करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इसमें 56 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रखा है? डाटा मेंबर को एक्सेस करना स्ट्रक्चर वेरिएबल मेंबर नेम जैसे कि P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी। ठीक है, इसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया जा सकता है जैसे हम एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल डाटा को एक्सेस करने के लिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके लिए भी यहाँ पे एक प्रोग्राम दे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और उसके बाद उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाता है टाइप डेफ। तो ये टाइप डेफ क्या होता है? यहाँ पे टाइप डेफ को भी समझ लेते हैं। सी प्लस प्लस में टाइप डेफ एक कीवर्ड है जो उपस्थित डाटा टाइप को अल्टरनेटिव नाम देते हैं। इसका इस्तेमाल एक उपस्थित डाटा टाइप के लिए एक नया नाम डिफाइन करने के लिए होता है। अब यहाँ पे उसका सिंटेक्स दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इनएम्यूरेटेड डाटा टाइप। अब ये क्या होता है? चैप्टर के नाम में जो दे रखे थे हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इनएम्यूरेटेड डाटा टाइप क्या होता है? ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ये काम करता है अगर एक सीमित लिस्ट पता है। ठीक है, अगर हमें एक लिमिट में लिस्ट पता है तो उसके लिए ये काम करता है। ये लिस्ट यूजर द्वारा इनपुट नहीं की जा सकती और स्क्रीन पर आउटपुट नहीं की जा सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनम मंथ्स, तो यहाँ पे जैन, फेब, मार्च। एनम डेज सन, मन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। पहले नाम को इंटीजर वैल्यू 0 दी गई, दूसरे नाम को 1 और ऐसे ही आगे चल के। ठीक है, तो जैसे जनवरी का क्या हो गया? 0 हो गया, फेब का 1 हो गया, मार्च का 2 हो गया, अप्रैल का 3 हो गया, मई का 4 हो गया। ऑर्डर को इक्वल साइन और वैल्यू के का इस्तेमाल करके बदल सकते हैं। ठीक है, एनएम मंथ्स, जैन 1, फेब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनएम मंथ जैन इक्वल्स टू 1 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जैन 1, फेब 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे, अगर 0 से वैल्यू दोगे तो जैन जो है 0 हो जाएगा, फेब 1। लेकिन हमें क्या चाहिए? जनवरी तो फर्स्ट मंथ होता है, तो यहाँ पे हमने जैन इक्वल्स टू 1 लिख दिया, तो इसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? सीक्वेंस में लग जाएंगे सही से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका प्रोग्राम दे दिया गया है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 18 का क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर्स और डिकंस्ट्रक्टर्स, सॉरी डिस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आ जाता है क्लास।
सी प्लस प्लस में एक क्लास एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की ओर ले जाती है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है जो अपने खुद के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को होल्ड करती है, जो उस क्लास के एक इंस्टेंस को क्रिएट करके एक्सेस और इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, एक सी प्लस प्लस क्लास एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा मेंबर डाटा वेरिएबल होते हैं और मेंबर फंक्शन फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एक क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए चलिए कार्स की क्लास को लेते हैं। कई कार्स अलग अलग नेम्स और ब्रांड के हो सकती हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उनमें 4 व्हील्स होंगे, स्पीड लिमिट होगी, माइलेज रेंज होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का एक इंस्टेंस होता है। जब एक क्लास डिफाइन होती है तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब उससे इंस्टेनिएट किया जाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, तब मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लास एंड कार। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, क्लास क्या है, कार, प्रॉपर्टीज और मेथड। तो यहाँ पे एक फोर्ड की कार दे दी, उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड कुछ और अलग होंगे, और प्रॉपर्टीज और मेथड टोयोटा के अलग होंगे, लेकिन क्लास क्या है कि दोनों कार है, ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऊपर के एग्जाम्पल में क्लास कार के लिए 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं जिनका नाम फोर्ड और टोयोटा है, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफाइनिंग क्लास एंड डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस में एक क्लास की परिभाषा कीवर्ड क्लास का इस्तेमाल करके होती है, जिसमें क्लास के नाम के साथ क्लास लिखा जाता है और क्लास की बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन होती है और अंत में एक सेमीकोलन लगा होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट तौर पर एक क्लास एक मेंबर प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर और प्राइवेट फंक्शन सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद क्या बोला है, पब्लिक मेंबर क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। जब एक क्लास डिफाइन होती है तब मेमोरी या स्टोरेज एलोकेट नहीं होती। क्लास में डिफाइन की गई डाटा और फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिंटैक्स दे दिया गया है। इसके बाद एक्सेसिंग डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट लग रहा हो तो फटाफट से आप अपने डाउट्स कमेंट करके बता दीजिएगा, इवनिंग में डाउट सेशन भी हम ले लेंगे। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन 2 तरीके से परिभाषित की जा सकती है, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। ठीक है, इनसाइड द क्लास में क्या होगा, जब एक मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर परिभाषित होता है तो ये डिफॉल्ट तौर पर इनलाइन माना जाता है। आउटसाइड द क्लास, अगर एक फंक्शन बड़ा होता है तो उसे क्लास के बाहर डिफाइन किया जाना चाहिए। ऑपरेटर को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है और इसका इस्तेमाल मेंबर फंक्शन को उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास से जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स दे दिया गया है एक। ठीक है, सिंटैक्स वगैरह याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। एक मेंबर फंक्शन को उसके नाम का इस्तेमाल करके उसी क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है, इसे मेंबर फंक्शन का नेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप दे रखा है। इसके बाद आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्टर एक क्लास का एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के साथ होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए।
ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो सी प्लस प्लस कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है जो किसी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करता और एक खाली बॉडी होती है। ठीक है, तो ये नोट्स कहाँ से अवेलेबल है मैंने आपको बता दिए हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है परचेज कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लिंक वहाँ पे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके लिख दीजिएगा कंप्यूटर साइंस शॉर्ट नोट्स इंग्लिश, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको नॉमिनल से चार्ज पे करने पड़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 12 से आपके पूरे नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको प्रोग्राम दे दिया है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास करना भी पॉसिबल होता है। आमतौर पर ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने पर इनिशियलाइज करने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका इसका प्रोग्राम आ जाता है। आउटपुट कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जो एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर, ये उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट कर गए हैं। इसका नाम क्लास के नाम के साथ होता है। सिंटैक्स, ठीक है, ये कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और रिटर्न वैल्यू नहीं देता। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 19, इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस क्या है? एक क्लास की कैपेबिलिटी जिससे वो दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर सकती है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका सब क्लास सुपर क्लास। वो क्लास जो किसी और क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है उसे हम सब क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं। सुपर क्लास क्या है? वो क्लास जिसका प्रॉपर्टीज सब क्लास इनहेरिट करती है उसे हम बड़े क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका इनहेरिट क्यों और कब यूज करें। चलिए, एक ग्रुप ऑफ व्हीकल को लेते हैं जैसे बस, कार, ट्रक। इन तीनों क्लासेस के लिए मेथड जैसे फ्यूल अमाउंट, अप्लाई ब्रेक्स और कैपेसिटी सेम होंगे। तो हम इनहेरिटेंस को यूज तब करते हैं जब हमें किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में रीयूज करना हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जांपल आ गया है, डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, कार क्लास बस, क्लास कार, क्लास ट्रक, तो तीनों में सेम क्लास में सेम ही चीज़ है। ठीक है, कंपनी अलग अलग हो सकती है, जैसे ट्रक बस वगैरह जो है अलग अलग कंपनीज की आती है। कार जो है अलग अलग कंपनीज की आती है, अलग अलग ब्रांड की आती है, अलग अलग मॉडल होते हैं। यूजिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब इन सबको समझ भी लेते हैं। सबसे पहले है इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। अगर हमें इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंटैक्स दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सब क्लास नेम। ये सब क्लास का नाम होता है। एक्सेस मोड, ये मोड होता है जिसे आप इस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। बेस क्लास नेम, ये बेस क्लास का नाम होता है जिसे आप इस सब क्लास के से इनहेरिट करना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका प्रोग्राम आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पे भी आपको ये प्रोग्राम टाइप का दे रखा है छोटा सा। ठीक है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, तो यहाँ पे प्राइवेट विजिबिलिटी मोड दिखा रखा है, कैसे होता है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रोटेक्टिव विजिबिलिटी मोड। तो ये होता क्या है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड, एक मेंबर जो कि प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है वो क्लास के मेंबर फंक्शन और उसके डिराइव्ड क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसे बाकी मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है, क्लास ए बेस क्लास, क्लास बी डिराइव्ड क्लास। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंटेक्स दे दिया गया इसका।
उसके बाद प्रोग्राम आ जाता है आपका और आउटपुट दिस इज अ व्हीकल। ठीक, नेक्स्ट जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाता है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए। ठीक है, क्लास बी क्या है, बेस क्लास वन, क्लास सी क्या है, बेस क्लास टू, और डिराइव्ड क्लास क्या है, क्लास ए। ठीक है, इसके बाद इसका सिंटेक्स यहाँ पे दे दिया गया है। सिंटेक्स जो है आपको सबके याद रखने हैं। प्रोग्राम आ जाता है आपका, ठीक है, प्रोग्राम के आगे आ जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखो आप यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा अलग टाइप से है। इसमें भी क्लास सी बेस टू है, बेस क्लास टू है, बेस क्लास वन आपका क्लास बी है, और क्लास ए क्या है, डिराइव्ड क्लास। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका प्रोग्राम दे दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हिरारिकल इनहेरिटेंस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, फिर उसके अंदर भी क्लास जी, क्लास ई, क्लास एफ, क्लास सी। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पे प्रोग्राम आपको दे दिया गया है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे भी आपको उसका दिख रहा होगा, देखो क्लास एफ, क्लास जी। ठीक है, क्लास एफ और जी किस में मिल रहे हैं, जाके क्लास ई में। फिर यहाँ पे क्लास बी से भी दो निकल जा रहे हैं आपके, क्लास ए और एक क्लास सी। ठीक है, फिर इसका प्रोग्राम यहाँ पे आपको दे दिया। इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं, ये डायग्राम भी बना दोगे तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है वर्चुअल बेस क्लास। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या है, ये आपको यहाँ पे बता रखा है। वर्चुअल बेस क्लास का इस्तेमाल वर्चुअल इनहेरिटेंस में तब किया जाता है जब किसी क्लास के मल्टीपल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते समय उस क्लास के मल्टीपल इंस्टेंस को एक इनहेरिटेंस हायरार्की में एक बार से ज़्यादा बार ना आने दिया जाए। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे दी है, क्लास ए, ठीक है, क्लास बी और क्लास सी, क्लास बी एंड बीज ए, class C and C's A. D has now two A and B's A and C's A. ठीक है, this leads an ambiguity। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि क्लास B का भी A है इसके पास और क्लास C का भी A है इसके पास, G के पास। ठीक है, तो इसने क्या क्रिएट कर दिया, एम्बिग्विटी क्रिएट कर दी। अब जो है आपका यहाँ से चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट हो जाता है, पॉइंटर। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो अपने वैल्यू को के रूप में मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर की डेफिनेशन एक नंबर में आए तो आप ये लिख सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल एक डाटा टाइप को पॉइंट करता है और इसे ऑपरेटर से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे सिंटैक्स दे दिया गया है। पॉइंटर कैसे इस्तेमाल करें, तो किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करें। तो यहाँ पे आप कहा जाता है यूनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल को के एड्रेस को पॉइंटर को असाइन करें जो उस वेरिएबल के एड्रेस को वापस करता है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एड्रेस एड्रेस में स्टोर किए गए वैल्यू को एक्सेस करें जो ऑपरेंड के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए एड्रेस पर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को वापस करता है। दोबारा से एक बार रीड करता हूँ ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए। यूनरी ऑपरेटर एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड का बताया जा रहा है, जो आपका ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके एक वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर को असाइन करें जो उस वेरिएबल के एड्रेस को वापस करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एस्टेरिस्क है, ये बोलने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसका नाम, का इस्तेमाल करके एड्रेस में स्टोर किए गए वैल्यू को एक्सेस करें जो ऑपरेंड के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए एड्रेस पर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को वापस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे दिया गया है। ठीक, फिर आपको ये प्रोग्राम दिया गया है और इसका आउटपुट। इसके बाद आ जाता है पॉइंटर टू एरे। एरे का नाम एक पॉइंटर कांस्टेंट की तरह काम करता है। इस पॉइंटर कांस्टेंट की वैल्यू पहले एलिमेंट की एड्रेस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एरे है जिसका नाम वेल है, तो वेल और वेल ज़ीरो दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे दे दिया गया है और उसका आउटपुट। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक, हैशटैग इंक्लूड, फिर यहाँ पे एक और प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर। ये वो पॉइंटर है जो एक स्ट्रक्चर को स्टोर करने वाले मेमोरी ब्लॉक की एड्रेस को पॉइंट करता है, उसे स्ट्रक्चर पॉइंटर कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया गया है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ये अगला प्रोग्राम
एक सिंपल क्लास बनाता है जिसे माय क्लास कहते हैं। फिर ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट ऑब डिफाइन करता है और माय क्लास के टाइप का एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर पी डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इसका प्रोग्राम दे दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है दिस पॉइंटर। ये जो दिस पॉइंटर है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दिस यहाँ पे पॉइंटर का नाम है। ठीक, सी प्लस प्लस में एक यूनिक कीवर्ड है दिस का इस्तेमाल होता है जो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो एक मेंबर फंक्शन में इन्वॉक करता है। ठीक है, इसका ये एक पॉइंटर होता है जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके लिए ये कॉल हुआ है। प्रोग्राम आ जाता है यहाँ पे। प्रोग्राम के बाद जब किसी गेट डाटा या पुट डाटा फंक्शन को ऑब्जेक्ट ए के थ्रू कॉल किया जाता है तो दिस ऑब्जेक्ट ए का एड्रेस रखता है। उसी तरह जब किसी डेटा गेट डेटा या पुट डेटा फंक्शन को ऑब्जेक्ट बी के थ्रू कॉल किया जाता है तो दिस ऑब्जेक्ट बी का एड्रेस रखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 21, फाइल्स। फाइल्स क्या होती हैं? अब एक फाइल्स एक लॉजिक से जुड़ी रिकॉर्ड की कलेक्शन होती है। एक प्रोग्राम आमतौर पर दो तरह के डाटा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। पहला क्या है? डाटा फाइल पर डाटा लिखना, डाटा फाइल से डाटा पढ़ना। ठीक है, फाइल कैसे इस्तेमाल की जाती है? तो सी प्लस प्लस में फाइल को एफ स्ट्रीम हेडर फाइल में उपलब्ध 3 क्लासेस यानी कि एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करके हैंडल किया जाता है। तो ऑफ स्ट्रीम का यहाँ पे क्या यूज होता है? फाइल पर लिखने के लिए स्ट्रीम क्लास। ठीक है, इफ क्लास क्या है? फाइल से पढ़ने के लिए स्ट्रीम क्लास। एफ स्ट्रीम क्या है? फाइल्स पर से पढ़ने और लिखने दोनों के लिए स्ट्रीम क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है डाटा फाइल पर डाटा लिखना। डाटा कीवर्ड से मेमोरी में और फिर स्टोरेज डिवाइस में जाता है। देखो यहाँ से कीबोर्ड से टाइप वगैरह किया हमने, फिर वो मेमोरी में जाएगा, फिर हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, डाटा फाइल से डाटा पढ़ना, इसमें क्या होगा? डाटा स्टोरेज डिवाइस से मेमोरी में और फिर आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से मॉनिटर में जाता है। डाटा फाइल, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फाइल कैसे खोली जाती है? अब यहाँ पे फाइल्स को कैसे खोला जाता है? तो एक फाइल को दो तरीके से खोला जा सकता है। पहला क्या है? क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके। दूसरा क्या है? क्लास के मेंबर फंक्शन ओपन का इस्तेमाल करके। ठीक है, दो तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, नीचे दी गई स्टेटमेंट टू डॉट डैट फाइल का को आउटपुट मोड में खोल देती है यानी फाइल पर डाटा लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको ये बता दिया गया है जहां पर ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है और आउट फाइल यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आउट फाइल टोटल मार्क्स, यहाँ पे फिर वो आपको स्टेटमेंट वगैरह दे रखी है। स्टेटमेंट फाइल पर डाटा लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। न्यू लाइन कैरेक्टर पॉइंटर को अगले लाइन पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, न्यू लाइन किसके लिए इस्तेमाल होगा? नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए। इसके बाद आ जाता है आपका इफ स्ट्रीम इन फाइल। स्टूड डॉट फाइल का को इनपुट मोड में खोलती है यानी पढ़ने के लिए। ठीक है, इन फाइल स्ट्रिंग और इन फाइल ग्रेटर देन नंबर स्टेटमेंट डाटा फाइल से डाटा पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको उसका प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम को हम इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग ओपन। पहले एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल को असाइन किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल फाइल खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सिंटैक्स आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, राइट एंड रीड फंक्शन। राइट एंड और रीड फंक्शन के दो पैरामीटर होते हैं, वेरिएबल का एड्रेस और वेरिएबल का साइज। ठीक है, सिंटैक्स फिर फाइल पॉइंटर आ जाता है आपका। फाइल पॉइंटर फाइल के दो एसोसिएटेड पॉइंटर होते हैं, इनपुट पॉइंटर ये या गेट पॉइंटर और आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर। ठीक है, सेक जी ये गेट पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करता है। सेक सी के पी सिक पी। ठीक है, ये पुट पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करता है। फिर आईओएस फाइल की शुरुआत, फाइल की करंट पोजीशन, फाइल का एंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बताते हैं गेट पॉइंटर की पोजीशन
अब यहाँ पे बता रहे दो तरीके के बता दिए गए फंक्शंस। गेट पॉइंटर की फंक्शन गेट पॉइंटर की पोजीशन बाइट्स में देता है, पुट पॉइंटर की पोजीशन बाइट्स में देता है। ठीक है, फिर क्लोज फंक्शन आ जाता है यहाँ पे। इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को बंद किया जाता है। ठीक, फिर प्रोग्राम आ जाता है आपका, और नेक्स्ट चैप्टर फिर आपका चैप्टर नंबर 22 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। डाटा डाटा एक रो और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है जो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, सॉरी, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे प्रोसेसिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है। इससे एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और एंड स्टैटिक्स जो रेफरेंस या एनालिसिस के लिए एकत्रित किया गया है हो समझा जा सकता है। ठीक है, इकट्ठा किया गया हो, जैसे मान लो कि जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, इससे एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट और स्टैटिक्स जो रेफरेंस या एनालिसिस के लिए इकट्ठे किया गया हो उसे समझ सकते हैं हम आराम से। ठीक है, डाटा एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की यूनिट होती है। एनालिटिकल प्रोसेस में डाटा को वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद क्या बोला हुआ है, डाटा हमेशा एक ह्यूमन या मशीन के द्वारा व्याख्या किया जाता है ताकि उसे मीनिंग निकाला जा सके, इसलिए डाटा निरर्थक होता है। ठीक है, डाटा में नंबर, स्टेटमेंट्स और करेक्टर एज इफ फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस डाटा होती है। इन्फॉर्मेशन वो नॉलेज है जो एक समझने योग्य रूप में पुनर्रचित और वर्गीकृत किया गया होता है। मतलब कि किसी चीज़ को समझने के लिए उसको अच्छे से लिखा जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ये चीज़ हो गई, यहाँ पे जो है ये चीज़ हो गई, जिसे पढ़ के हम आराम से समझ सकते हैं ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, हमें नॉलेज मिल जाती है आराम से। ठीक है, इसका प्राप्त किया जा सकता है वेरियस सोर्सेज जैसे कि न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, लोग किताबें आदि से। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से ले सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी रहती है। ठीक है, इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, टेलीविज़न जहाँ पे उसके बारे में अच्छे से, किसी चीज़ को अच्छे से व्यवस्थित करा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या जाता है, डाटा प्रोसेसिंग डाटा को हैंडल या मैनिपुलेट करने का काम होता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू फैक्ट्स और फिगर को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें मीनिंग दिया जाता है। ठीक है, दूसरे तक कम्युनिकेट किया जाता है और फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। इसलिए प्रोसेसिंग का अंतिम लक्ष्य डाटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। इसके बाद आपका डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैसे होता है, यहाँ पे दे रखा, पहले कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन किया जाएगा, उसके बाद मैनिपुलेशन होगा, और उसके बाद स्टोरेज। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके बाद आ जाता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या दे रखा है, डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को 4 प्रकार के कार्यशील श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। मतलब 4 टाइप में बांटा जा सकता है, जैसे कि डाटा इनपुट, डाटा प्रवेश मतलब डाटा देना, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रकाशन, डाटा आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डाटा इनपुट। डाटा इनपुट में क्या बोला है, इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड डाटा एंड टू मेक इट अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। कह रहा है कि इसका काम क्या होता है, कि डाटा को रिकॉर्ड करना और उसको प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल करवाना। ठीक है, द इनपुट कैन ऑल्सो इंक्लूड द स्टेप नेसेसरी टू चेक, वेरीफाई एंड वैलिडेट कंटेंट। कि ये क्या किस लिए रिक्वायर होता है, ताकि उसको चेक किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, अब प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है आपका, इट इंक्लूड्स टेक्निक सच एस क्लासीफाइंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, कंपेयरिंग। इसमें क्या क्या टेक्निक आ जाती है आपकी, क्लासीफाई करना, उसको सॉर्ट करना, कैलकुलेट करना, समराइज करना और कंपेयर करना। इट कन्वर्ट डाटा इन इन्फॉर्मेशन, और ये क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का। उसके बाद इसका आउटपुट, इट इज अ कम्युनिकेशन फंक्शन विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा। ठीक है, ये आउटपुट हो गया आपका। इसके बाद स्टोरेज क्या है आपका, इट इन्वॉल्व्स द फाइलिंग ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। ये क्या कर लेता है, इसको रख लेता है ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकें। आ जाता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो सबसे पहले क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अ कंप्यूटर कैन टेक इनपुट फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड,
and process it and provide desired output and to various डिस्प्ले स्क्रीन्स एंड प्रिंटर मेक ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन पॉसिबल। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है और उसको फिर इनपुट डिवाइस से जैसे कि कीबोर्ड वगैरह हो गया, उससे इनपुट लेता है और उसके बाद आउटपुट हमें देता है प्रोसेसिंग के बाद, किसके थ्रू, मॉनिटर के थ्रू या प्रिंटर के थ्रू। ठीक है। कैलकुलेशन एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन, अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सर्किट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर्स, कि कैलकुलेशन किस पे परफॉर्म करता है, नंबर पे। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिक एंड अदर सिंबल्स यूज्ड इन टेक्स्ट विद इक्वल एफिशिएंसी। क्या कह रहा है कि ये जो है उनको कैपेबल होता है किसी भी नंबर को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी सिंबल को जो है जो टेक्स्ट के साथ यूज किया गया हो उसको भी कर सकता है। ठीक है। लॉजिक कंपैरिजन, अब लॉजिक कंपैरिजन में क्या हो जाता है, किसी चीज को कंपेयर करना, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल्स टू हो गया, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑपरेशन। बोथ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इंटरनली फॉर फ्यूचर यूज, कि इनको क्या किया जाता है, बोथ डाटा मतलब दोनों डाटा और प्रोग्राम दोनों को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डाटा आइटम, आइटम, डाटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर फाइल, की कंप्यूटर फाइल में सबसे छोटी यूनिट इन्फॉर्मेशन की होती है ये। इट इज अ सिंगल एलिमेंट यूज टू रिप्रेजेंट अ फैक्ट सच एज एन एम्प्लॉयज नेम, आइटम, प्राइस एक्सेट्रा। क्या होता है, ये सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बता दी कि द एम्प्लॉय नंबर 170 इज अ डाटा आइटम, पंकज इज द नेम इज अ डाटा आइटम। ठीक है। फिर आ जाता है फील्ड। डाटा आइटम आर फिजिकली अरेंज्ड एज फील्ड इन अ कंप्यूटर फाइल, देयर लेंथ में बी फिक्स्ड और वेरिएबल्स। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डाटा आइटम क्या है, फिजिकली अरेंज होते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, सॉरी, अरेंज होते हैं एज अ फील्ड इन कंप्यूटर, फील्ड की तरह कंप्यूटर में, कंप्यूटर फाइल में अरेंज होते हैं, और इनकी लेंथ जो है फिक्स हो सकती है। ठीक है। फिर आ जाता है रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स और फील्ड। कह रहा है कि एक ही टाइप के कलेक्शन होता है, मतलब बहुत, जैसे एक ही टाइप का रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट किया गया हो। ईच रिकॉर्ड नॉर्मली कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल दे दिया गया है, द फर्स्ट रिकॉर्ड contains all the data concerning the employee Pankaj. The second record contains all the data concerning the employee Rekha. ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है फाइल। फाइल क्या है, यहाँ पे फाइल, द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ फाइल, की कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। फाइल कंटेन्स ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड फॉर एन एप्लीकेशन, उसमें क्या होंगे, जितने भी रिकॉर्ड होंगे किसी एप्लीकेशन के रिलेटेड वो उसमें होते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका डाटाबेस। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल क्या कहलाती है, डाटाबेस कहलाती है। अ डाटाबेस कंटेन्स ऑल द रिलेटेड फाइल्स फॉर पार्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। ऑल द रिकॉर्ड इन द फाइल आर सेम साइज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, लीड टू मेमोरी वेस्टेज। ये छोटे छोटे पॉइंटर में भी आपको ऐसे समझ में आ जा रहे होंगे। एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड इज इजियर एंड फास्टर, कि किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना इजी होता है और फास्ट होता है। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड कैन बी डिटरमाइंड लोकेशन ऑफ ith ith record would be dot n statistic I minus वन, वेयर n is the size of every record। ठीक है। n क्या है, साइज होगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है लास्ट टॉपिक, वेरिएबल लेंथ ऑफ लेंथ रिकॉर्ड। डिफरेंट रिकॉर्ड इन द फाइल हैव डिफरेंट साइजेस। ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट होता है, एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड इज स्लो। ठीक। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है हमारा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो आपके आगे के चैप्टर बचते हैं वो आप एक बार खुद देख लीजिएगा। बाकी इतना करने के बाद आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो रही है, इस वजह से इतना ही छोड़ना पड़ रहा है मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। और नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगा।